नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये एक दो दिन में साफ हो जाएगा। उनका नाम दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इसे लेकर आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी नेता फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवध ओझा जो पहले ग्रेटर नोएडा के वोटर थे, उन्होंने अपना वोट दिल्ली ट्रांसफर करवाने के लिए फॉर्म 6 भरा था, जो वोट बनवाने के लिए होता है। बाद में लोगों के कहने पर फॉर्म 8 भरा, जो वोट ट्रांसफर के लिए होता है। लेकिन ओझा का नाम अभी तक दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। आप उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश हो रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेता चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और बाद में केजरीवाल ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया है कि अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा। ग्रेटर नोएडा से उनका वोट पटपड़गंज ट्रांसफर किया जाएगा। अवध ओझा ने कहा कि वो 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। अवध ओझा को तो राहत मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली में खुलेआम बीजेपी का कैंडिडेट चादर बांट रहा है। किदवई नगर में चादरें बटी हैं, एक और कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई, पैसे और चश्मे बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने शिकायत की थी, सबूत दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि चादरें बट रही हैं, लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा। हमने आज फिर से अपील की है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आपका प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। सीएम आतिशी कालकाजी सीट से नामांकन करने वाली थी, लेकिन समय पर निर्वाचन कार्यालय नहीं पहुंच सकी। अब वो 14 जनवरी को नामांकन करेंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज सीलापुर से किया। राहुल गांधी के चुनाव के मैदान में आते ही कांग्रेस का प्रचार भी जोर पकड़ गया है। दरअसल इस बार कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी पिछले 5 साल के मुकाबले मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया जा चुका है, जिसके तहत 2500 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारों को 8500 रुपए महीने देने का ऐलान किया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पर उसके सहयोगियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद बगावत हो रही है। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी को ही धमकी दे दी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी ने तुरंत ही मोहन सिंह को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बना दिया। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर अलग ही पेच फंसा हुआ है। जेडीयू और एलजेपीआर भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, जिस कारण से 11 सीटों पर मामला फंस गया है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि पूरा एनडीए एकजुट होकर दिल्ली में उतरेगा, लेकिन अब एनडीए में शामिल आधा दर्जन पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ी। सरकार ने एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकाल में हुए काम का क्रेडिट ले लिया तो विपक्ष हमलावर हो गया है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। इस टनल का शिलान्यास 2012 में राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और उस दौरान सड़क परिवहन मंत्री का जिम्मा कांग्रेस नेता सीपी जोशी संभाल रहे थे। लेकिन 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया गया और अब 2025 में आकर इसका उद्घाटन हो सका है। और अब मोदी सरकार अपनी तारीफों की पुल बांध रही है। मोदी ने पूरे भाषण में कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। सुनिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। दरअसल इस टनल की जरूरत वाजपेयी सरकार के समय पर महसूस हुई थी जब कारगिल में जंग हुई, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ 2005 से। उस समय भी सरकार कांग्रेस की थी। ऐसे में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो टनल जरूरी थी उसके काम को क्यों रोका गया।
2012 में जिस टनल का उद्घाटन राहुल गांधी ने किया, लेकिन काम शुरू हुआ 2018 में और 2023 तक इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया, लेकिन ये काम 2023 तक भी नहीं हो पाया और अब इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस टनल के निर्माण में हुई देरी का जिम्मेदार कौन है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीजेपी और मोदी सरकार तो इसका क्रेडिट लेने में जुट गई। किसान आंदोलन मोदी सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले 11 महीने से हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली घेरने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है, जिससे अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम का साथ मिल गया है। इस आंदोलन को लेकर आज पटियाला के पात्रा में 4 घंटे तक मीटिंग हुई। इसमें शंभू और खनौरी मोर्चे पर डटे किसान नेता और एसकेएम के नेता शामिल रहे। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता सरवण पंडेर ने कहा कि मीटिंग में तय हुआ है कि 18 जनवरी को दोबारा से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही मीटिंग में चर्चा हुई कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेकर जाना चाहिए और कैसे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि आज हम तीनों फॉर्मों के नेता एक मंच पर हैं, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। वहीं दूसरी तरफ फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को आज 49 दिन हो गए। बताया जा रहा है कि अब डल्लेवाल का मांस सिकुड़ना शुरू हो गया है, जो कि चिंताजनक है। लेकिन अब तक मोदी सरकार की तरफ से डल्लेवाल को लेकर कोई भी बयान या फिर आदेश सामने नहीं आया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को 15 पन्नों का आरोप पत्र और संबंधित साक्ष्य सौंपे। राज्यपाल ने कहा कि वो इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी मुमकिन होगा वो करेंगे। राज्यपाल ने अभ्यर्थियों से कहा कि वो प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने की कोशिश करें। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वो आगे भी बातचीत के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि आनंद मिश्रा ने कहा है कि उन्हें राज्यपाल से सकारात्मक आश्वासन मिला है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग यह है कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए और इस उम्मीद को लेकर उन्होंने राज्यपाल से आज मुलाकात की, जिस पर आयोग ने एक जांच कमेटी के गठन का आश्वासन दिया है और मुमकिन है कि इस कमेटी का गठन आज ही हो जाएगा। बताते चले कि 13 दिसंबर को ही बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र लगातार धांधली का आरोप लगाते हुए इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब आयोग ने तो अभ्यर्थियों से बातचीत कर आश्वासन दे दिया है, लेकिन इस आश्वासन पर आयोग क्या अमल करता है और उसे छात्र कितने संतुष्ट हो पाते हैं, ये देखना होगा। वहीं अब इस आश्वासन के बाद प्रशांत किशोर अपना अनशन जारी रखते हैं या खत्म कर देते हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। बांग्लादेश और भारत के बेपटरी होते रिश्तों के बीच भारत का बड़ा फैसला सामने आया है। यूनूस सरकार के रुख के जवाब में अब भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब कर लिया है। दरअसल बीते दिन बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को समन किया था। उन्होंने भारत पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने प्रणय वर्मा को बुलाकर बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग यानी बाड़ लगाने की प्रक्रिया को अवैध बताया था। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से मुलाकात के बाद प्रणय वर्मा ने इस बात की उम्मीद जताई कि आपसी सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच मिलजुल कर काम किया जाएगा। लेकिन अब बांग्लादेश को लेकर भारत का रवैया भी सख्त नजर आ रहा है। बांग्लादेश को लेकर भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां चुनी हुई सरकार हो। यानी उन्होंने यूनूस सरकार से बातचीत करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश में सरकार के चुनाव पर जोर दिया है और यह साफ कर दिया है कि दोनों देशों में बातचीत का दौर तभी शुरू हो सकता है जब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के बाद सरकार बनाई जाएगी। यानी यूनूस सरकार के लिए अब भारत की तरफ से चुनौती मिलनी तय है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के प्रदेश की तीर्थ नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो गई है। इस बार का ये महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर पहले दिन अमृत स्नान का आयोजन किया गया था और आज से ही 45 दिन का कल्पवास शुरू हो रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर संगम घाट तक लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। इसमें भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल थे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी महाकुंभ में पहुंची हैं और वो कल्पवास भी करेंगी। 44 घाटों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों की तादाद में उमड़े भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की बारिश की गई। वहीं गूगल भी महाकुंभ को लेकर नया फीचर लेकर आया है।
गूगल पर महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश हो रही है। गंगा घाट पर गुजरात के कच्छ से आई महिलाएं गरबा करती दिखाई दी। संगम किनारे चारों तरफ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रख रहे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 2750 कैमरे और 24 घंटे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ ने संगम क्षेत्र में वाटर एम्बुलेंस तैनात की है। इसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा है कि 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कर ज्यादातर लोगों को उनके परिवारजनों से मिलवाया गया। वहीं 3 लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई है। यातायात को लेकर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद लोग भक्ति भावना से सराबोर।